ये आपके सामने मैं रखता हूँ। वेस्ट बंगाल में कास्ट कंपोजिशन जो है, मतलब सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक वैसा ही है जैसा हरियाणा और पंजाब में, सेम डिट्टो। 20% अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो इन दोनों स्टेट्स में भी है, और 20% ब्राह्मण, कायस्थ और ये क्या नाम, वैद्य, ये तीन जो कास्ट है, कम्युनिटी है, वो भी यहाँ 20%। बाकी जो 80% है उसमें 23% शेड्यूल कास्ट है। यूपी में 20% शेड्यूल कास्ट है, 20.6। लेकिन यूपी का शेड्यूल कास्ट खुल के बोलने से नहीं डरता, बंगाल का ऐसे डरता है जैसे इसकी दुम पर किसी ने तलवार मार दी हो, पता नहीं क्या हो जाएगा। यूपी का शेड्यूल कास्ट ये नहीं सोचता। हरियाणा में शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 19.4% है, 19.5। हरियाणा का भी शेड्यूल कास्ट इससे नहीं डरता। अगर उसको क्रिटिसाइज करना है तो वहाँ की टोटल जो 20% अनरिजर्व पॉपुलेशन है, जिसको हम रूलिंग कास्ट बोलते हैं, वो उसको क्रिटिसाइज करता है। बंगाल में 23%, 23% शेड्यूल कास्ट है। अच्छा, हरियाणा पंजाब में एसटी नहीं है, ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं, लेकिन बंगाल में 6% एसटी है। इन दोनों को अगर मिला दें तो कितना होता है? 23 और 6, 29% होता है। तो और इससे भी एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 7%। बाकी एसटी उससे ज़्यादा है, ओबीसी उससे ज़्यादा है, ओबीसी 57% है। वेस्ट बंगाल में ओबीसी 39%। ये टोटल तीनों 60%। वेस्ट बंगाल में क्यों, ये कौन सी बीमारी है कि यहाँ 29% SC ST बोलने से ऐसे डरता है जैसे बोलेगा वैसे ही उसको जूतों से पीट के कोई गोली मार देगा। इतना बुरा हाल, इतनी गिरी हुई जो मानसिकता है वेस्ट बंगाल में शेड्यूल कास्ट की, और किसी स्टेट में नहीं है। इससे थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब में है। पंजाब में 39% शेड्यूल कास्ट है, नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ चमार गैर चमार का जो डिवीज़न है वेस्ट पंजाब में, वो बहुत समय से हैं, और वो उसकी वजह से आपस में ज़्यादा लड़ते रहते हैं दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय। लेकिन आवाज़ वो भी उठाते हैं, बोलते वो भी है। महाराष्ट्र में केवल ओनली 7% शेड्यूल कास्ट है, ओनली 7%। कभी सुना है कि महाराष्ट्र का जो शेड्यूल कास्ट है वो बोलने में कभी डरता हो? आप जाइए बामसेब में, मुझे नहीं पता बंगाल के लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे आंदोलन में, पैसे से भी और लोगों से भी, मतलब पार्टिसिपेशन और मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन बंगाल से कितना जाता है बामसेब और पूरे मूवमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन मोर देन 50% केवल महाराष्ट्र से आता है, जहां केवल 7% शेड्यूल कास्ट है। अब ये मेंटेलिटी में डिफरेंस देखिए, मेंटेलिटी का डिफरेंस देखिए कि एक 7% शेड्यूल कास्ट है महाराष्ट्र में, वो वहाँ के ब्राह्मण के खिलाफ बोलने से नहीं डरती,
वो वहां की और किसी कास्ट के खिलाफ बोलने से नहीं डरती, बीइंग ओनली 7%, और यहां 23%। वो बोलने से डरती, बोलने की सोचती भी नहीं। उसको ये भी नहीं पता कि 23% क्या कर सकता है। ये खाली शेड्यूल कास्ट की बात है। अब ओबीसी पर आप देखिए, आप एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का ले सकते हैं, बिहार का भी ले सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं वहाँ का रहने वाला हूँ इसीलिए ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी है दैट इज़ अबाउट 52%, 52% है, 52% है, जिसमें से जो वहाँ की अनरिजर्व कास्ट है, अपर कास्ट जिसको बोलते हैं, नॉन SC ST OBC कास्ट, वो 20% है, जैसे वेस्ट बंगाल में। इसका टोटल कंपोजिशन, टोटल परसेंटेज अपर कास्ट का जो वेस्ट बंगाल में है वही उत्तर प्रदेश में। वहाँ का ओबीसी वो डरता नहीं, इस 20% से डरता नहीं है। इस 20% को उसके साथ हिस्सेदारी, मतलब पावर शेयरिंग करके सत्ता में रहना होता है, पॉलिटिक्स करनी होती है। बंगाल में क्या, मैं अभी लिस्ट देख रहा था, एक लंबी लिस्ट है रिजर्व कैटेगरी की, SC ST की, ओबीसी की भी, मुस्लिम की भी। डोमिनेट कौन करता है इसको? डोमिनेट कौन करता है? ये 20%। मतलब इनकी संख्या कितनी भी है MLA की, बट पावर जो डोमिनेंस है, पावर का जो कंट्रोल है, वो इनके हाथ में ज़ीरो है, ज़ीरो। खाली पीछे लगने वाली जो हैसियत है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं ये सोच रहा था, ये जो डर है क्यों? हमने जेल भरो आंदोलन चलाया बामसेब की तरफ से। मैं तब स्टूडेंट था, भाई सुनना है नहीं तो बाहर हो जाओ या बैठ जाओ चुपचाप। अगर आप अपने हक अधिकार के लिए आप जेल जा रहे, क्या होगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा कांसीराम साहब लीड कर रहे थे, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली। यही 3-4 कास्ट तब भी पावर में थी, लेकिन ब्रांड किसका था? कांग्रेस का। वही आज पावर में है, लेकिन ब्रांड बदल गया। अब ब्रांड क्या हो गया? बीजेपी हो गया। मतलब वो तब भी वही रूलिंग कास्ट कॉम्बिनेशन शासन में था, इन द नेम ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के नाम से। आज भी सेम कास्ट कॉम्बिनेशन है पावर में, लेकिन हिंदुत्व के नाम से। तब किसके नाम से था? वो राष्ट्रवाद, समाजवाद, जो भी कांग्रेस का पेट स्लोगन होता था, अभी वो हिंदुत्व के नाम से है। कास्ट वही है जो पावर कंट्रोल करती है। हम क्या करते हैं? नहीं, अभी कांग्रेस को आजमा लिया, चलो बीजेपी को आजमा लेते हैं। अच्छा, अभी दोनों को आजमा लिया, चलो तीसरे को आजमा लेते हैं। वो दिल्ली में केजरीवाल को अपना दिया। अभी ये सारा पार्टियों का पावर कंट्रोल स्ट्रक्चर देखो, सेम मिलेगा आपको, सेम। ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है। कांग्रेस भी 20% से नीचे रखती थी कैबिनेट में मिनिस्टर, उसके सेक्रेटरीज नहीं रखती थी। एक आधा रख लिया तो वो टीवी और अखबारों में बड़ा शोर मचता था, ओबीसी का मंत्री बना दिया, शेड्यूल कास्ट का। कांग्रेस ने सेंटर पर 44 से नीचे, एक बार 46 आया उसका टोटल वोट, 46 पर। अदरवाइज कभी 36 पे आ गई शासन में, कभी 38, 39, कभी 40, ऐसे ही रहा वो। और इसमें टोटल वोट में SC ST और मुस्लिम्स का 90% वोट होता था।
लेकिन जब मिनिस्टर बनाती थी वही कांग्रेस, जब मिनिस्टर बनाती थी तो 70%, 60 से 70% मिनिस्टर ब्राह्मण होते थे या बनिया या ठाकुर। मुसलमानों से पसमानदा या ओबीसी मुसलमान नहीं कभी लिया। किसको लिया? कोई शेख लिया, कोई पठान लिया, कोई सैयद लिया, वो बस ऐसे। जो यहाँ का जो मूल निवासी नस्ल का जो मुस्लिम है, एबोरिजिनल रेस मुस्लिम, उसको कभी कांग्रेस मिनिस्टर नहीं बनाती, ना लीडर बनाती थी। तो कांग्रेस के समय में सेम पोजीशन। अभी बीजेपी में भी आप लिस्ट निकाल के देखना कि कितना ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर है, कितना एससी कैबिनेट मिनिस्टर है, कितना एसटी कैबिनेट मिनिस्टर है। मुस्लिम तो खैर उनके एजेंडे में है नहीं, तो वो एक अलग मसला है। फिर भी वो रिश्तेदारी की वजह से एक दो को बना लिया हुआ है। वो वैसे नहीं बनाया कि वो मुसलमान है इसलिए, जस्ट कि वो रिलेशन है तो बना लिया उसको। तो क्या फ़र्क पड़ा पॉलिटिक्स में? कोई फ़र्क पड़ा? वो आया, उसकी जगह ये आया। अब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का है। केजरीवाल को, वो प्लांटेड आदमी है, केजरीवाल भी सेम फोर्स, रूलिंग में भी वही रहेगी, अपोजिशन में भी वही रहेगी। तो उसको जो कांग्रेस और बीएसपी का वोट बैंक था दिल्ली का, वो इकट्ठा करके उसने उसको कैप्चर किया। तो उसके टोटल वोट में 90% वोट मुस्लिम, एससी, ओबीसी, एसटी का है। ओबीसी में थोड़ा बट गया बीजेपी और उसमें, लेकिन उसके मिनिस्टर्स की आप लिस्ट देखो उठा के। आप मिनिस्टर की लिस्ट देखेंगे तो 80% जो है वो ब्राह्मण और बनिया। वो आप टोटल लिस्ट देखिए दिल्ली सरकार की। सेम पंजाब का है। पंजाब में मैंने बताया आपको 39% तो शेड्यूल कास्ट ही है वहाँ। अभी वहाँ आपकी जो मिनिस्ट्री है उसको देखिए, चीफ मिनिस्टर जाट है, वो तो सबको मालूम ही है, उसके नीचे भी लिस्ट देखिए। तो वहाँ भी 70% के लगभग वो गैर शेड्यूल कास्ट ओबीसी है, एसटी वहाँ है नहीं। और हरियाणा में तो पंजाब, हरियाणा, यहाँ जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 20%, हरियाणा में 20% से नीचे होते हुए भी वहाँ शेड्यूल कास्ट की पॉलिटिक्स का एक शे रहता है, शे, एक आवाज़ रहती है, वॉइस रहती है। बंगाल में पता ही नहीं चलता। 23% शेड्यूल कास्ट और 6 वो एससी एसटी का मिलाएं 29 हो गया, ओबीसी का 39 मिलाएं, टोटल कितना हो गया? 60% हो गया। और ये 60% में ना तो वो 39% कहीं नज़र आता पावर पॉलिटिक्स में। आप जूठन समझते, सभी लोग जूठन समझते क्या होती है? बचा हुआ या फेंका हुआ, खाना को खाना, जूठा हुआ किसी का। मतलब मेरा जितना काम था, मेरा जितना पेट खाली था, मैंने भर लिया। अब मुझे लगा अब ये फालतू है, फालतू, तो किसी को फेंक दिया, फालतू को फेंक दिया ना, अपना पूरा करके। बंगाल उसके भी औकात का नहीं है। आपको तकलीफ लगे, लगो भाई, फैक्ट है तो है। जिस बंगाल ने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचाया, तब का भी बंगाल शेड्यूल कास्ट था कि नहीं? वो तो डरे नहीं मरने से, उन्हें डर नहीं लगा। जिस पीरियड में, जिस समय में कांग्रेस की पूरे देश में बाकायदा गुंडागर्दी चलती थी, बाकायदा, लेकिन उस समय में बाबा साहब को उन्होंने बिना डरे तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था, संविधान सभा में, जब डिक्लेयर कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर वहां नहीं जाने चाहिए, इसका हमने पूरा इंतजाम कर दिया। लेकिन बंगाल का शेड्यूल कास्ट उनको ध्यान नहीं आता, जिन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया, इन्होंने भेजा। तो बाद में क्या हुआ भाई? पॉपुलेशन तो कम नहीं हुई ना, उतनी ही है। तो फिर पता चला कि यहाँ पर जो गिरोहबंदी होती है ना, गिरोहबंदी है,
आप जंगल में वो देखते हैं, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हैं ना, क्या होता है जंगल में वो जानवरों का। शेर सबसे ताकतवर माना जाता है ना शिकारी होने के नाते, लेकिन शेर के भी बाड़े होते हैं, अपने अपनी राजशाही होती है शेर की, बादशाहत होती है। वो अपनी बादशाहत में घूमता रहता है और जैसे ही उस बाउंड्री बना लेता है, बाउंड्री खुली नहीं रखता वो, न वो बाउंड्री के बाहर जाएगा ना आने देगा किसी को, और अगर आ गया तो युद्ध चालू। और भी जानवर ऐसे ही होते हैं वहाँ, मतलब खाली यही नहीं, कोई भी जानवर देखिए। बंगाल में भी ये जो 60% में बता रहा हूँ, ऐसे ही गिरोहबंदी की हुई है इन्होंने, बाउंड्रियाँ खींच रखी, बाउंड्रियाँ, अपनी अपनी बाउंड्री, न मैं इससे बाहर जाऊंगा न इसके अंदर किसी को आने दूंगा। नतीजा क्या है? मैंने ये करेक्टर त्रिपुरा में देखा था, अगरतला में। मैं वहाँ जब मीटिंग ले रहा था तो वहाँ भी ये सब जो बंगाल की लगभग वही रेप्लिकेटेड है, वहाँ ऐसा ही वहाँ भी सीन है। आखिर ये बीमारी क्या है भाई? क्यों है ये बीमारी? आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हो और आपस में जूतम बाजार भी करते रहते हो एक दूसरे से। ये कैसे डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं आप? उन्होंने बोला था क्या, ऐसा बोला था ये करने के लिए? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमें इस देश की रूलिंग क्लास बनना है। क्या कहा उन्होंने? हमें इस देश की रूलिंग क्लास बनना है। हम क्या बन रहे हैं? और वो कहाँ गए थे? जहाँ 7% शेड्यूल कास्ट। ये बात जहाँ उन्होंने कही महाराष्ट्र में, वहाँ ओनली 7% शेड्यूल कास्ट, और उस 7% में उनकी जो कास्ट है महार, वो 4.5% है, 4.5%। एक 4.5% कास्ट में पैदा हुआ लीडर, वो बोलता है हमें इस देश की रूलिंग कास्ट बनना है। हम यहाँ क्या बन रहे हैं? वो 20% में आज एक आ जाता है दावेदार पावर का, वो पीछे हटता है, कल दूसरा आ जाता, आता उन्हीं में से 20%। भाई आप क्यों नहीं आते? आप वो क्लेम पावर पर क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने ऐसा मान लिया कि हम इस औकात के ही हैं, इससे ज़्यादा औकात हमारी बन ही नहीं सकती, हम इससे ज़्यादा स्टेटस लेवल नहीं बना सकते, ये परमानेंट ठप्पा है, हमारी जनरेशन से ऐसी ही रहेगी। अरे जब तुम चेंज करोगे तब जनरेशन चेंज होगी ना भाई। आज की जनरेशन अगर चेंज नहीं करती तो नेक्स्ट जनरेशन का जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, माइंडसेट है, वो आज से डिफरेंट कैसे होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आज की जनरेशन को अगर माइंडसेट चेंज करना है तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं बामसेब की शुरुआत कैसे हुई? जानते हैं आप लोग? बताया होगा अगर कैडर अटेंड किए होंगे तो। 71 में आरपीआई ने कांग्रेस में मर्ज कर दिया। 71 में जब मर्ज कर दिया तो पूरे देश में जो दुर्गति हुई शेड्यूल कास्ट की, जो एट्रोसिटीज हुई, भयानक थी। 2-3 साल के अंदर वो आरपीआई जैसी थी, जो भी थी, तब तक ये ऐसा हाल नहीं हुआ जैसा उसके मर्ज करते ही हो गया। तो 73 में एनालिसिस हुआ, 73 में जस्ट आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद ही, कि ये जो पॉलिटिक्स है, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव सेट बाय डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया पॉलिटिक्स के लिए, वो ऑब्जेक्टिव, वो मिशन, वो मकसद अचीव करने वाली पॉलिटिक्स सक्सेसफुल क्यों नहीं होती? क्या रीज़न है? ब्राह्मण एंटायरली पूरे कंट्री में 3%,
उसकी पॉलिटिक्स सक्सेसफुल है। यहाँ भी आप देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है उनकी, कैसे सक्सेसफुल होती है। तो वो एनालिसिस 73 में किया और उसका कंक्लूजन ये निकला कि ये जो अम्बेडकराइट थॉट है, अम्बेडकराइट थॉट, इसका जो नॉन पॉलिटिकल बेस है, नॉन पॉलिटिकल बेस वो है ही नहीं। पॉलिटिक्स किस पर, आप नीचे पिलर क्या होता है पॉलिटिक्स का, जैसे ये पॉलिटिक्स है, छत, तो ये टिकी किस पर है? हाँ, नींव, मतलब दीवालों पे टिकी है, पिलर्स हैं, और ये पिलर किस पे टिके हैं? नींव पर टिके हुए हैं। अब नींव आपकी है ही नहीं, मजबूत तो बाद की बात है, आपने डाली नहीं आज तक, तो पॉलिटिक्स सक्सेसफुल कहाँ से होगी? अम्बेडकराइट थॉट कैसी पॉलिटिक्स की बात करता है, कैसी सोसाइटी की बात करता है, कैसी इकोनॉमी की बात करता है, कैसी एजुकेशन की बात करता है, कैसी सिविलाइजेशन की बात करता है, कैसी एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात करता है, कि कैसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, कैसी डेमोक्रेसी की बात करता है, हमने कहाँ सोसाइटी को बताया, समझाया क्या? नहीं समझाया। तो सोसाइटी के माइंड में जो थॉट नहीं गया, उसका पॉलिटिक्स कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा? थॉट क्या गया? थॉट क्या गया है? हिंदुइज्म गया तो हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स सक्सेसफुल हो गई। थॉट कम्युनिज्म का गया तो कम्युनिज्म सक्सेसफुल हो गई। थॉट राष्ट्रवाद का गया तो राष्ट्रवाद के नाम से पॉलिटिक्स सक्सेसफुल हो गई। अम्बेडकरिज्म का थॉट गया नहीं तो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कैसे सक्सेसफुल होगी? तो अब ये जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, वो कहाँ से निकलता है? सोसाइटी का थॉट जो है वो अम्बेडकराइट बनना चाहिए। सोसाइटी का जो थॉट है वो अम्बेडकराइट बनना चाहिए, उसकी जो माइंड सेट है वो अम्बेडकराइट ऑब्जेक्टिव का बनना चाहिए। अब आप रिलीजन ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक सिस्टम ले सकते हैं। बाबा साहब ने जब आरबीआई की स्थापना कराई तो उसके पीछे एक इकोनॉमिक थॉट था उनके माइंड में। जब उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की तो एक थॉट था। लेबर लॉज जितने बनाए बाबा साहब की देन है ना, ये कम्युनिस्टों ने थोड़ी बनवाए। किसने बनवाए लेबर लॉ? कम्युनिस्ट एक बताएं कि भाई हमने ये जो है लेबर के लिए ये कानून बनवाया। कानून बना रहा है राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। बाबा साहब ने कहा डिग्निटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए लेबर की, बोला ना, सोशल रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए लेबर का। इसलिए एंटायर हैवी इंडस्ट्री शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए। तो जिसने लेबर के लिए इतना सब कुछ किया वो उसका नाम नहीं है। नाम किसका है? जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ लेबर को इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स के। और है कौन वो जिसने इस्तेमाल किया लेबर को? तो आप रूलिंग अगर क्लास का कंपोजिशन देखेंगे तो वो सब उसका ही, वो क्या बोलते हैं, वो एक ही हांडी के चावल हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वो बस वही है और हम इसी में उलझे रहते हैं। ये कांग्रेस अच्छी है, वो बीजेपी अच्छी है, वो ये फलानी अच्छी है, ये ढिकानी अच्छी है। पार्टी अच्छे बुरे में हम निकालते रहे। हम ये नहीं देखते कि अगर ये मान लो पार्टी आज जो शासन में है उसका पावर कंपोजिशन क्या है, उसका रूलिंग कास्ट या क्लास कैसे बनाया उसने। फिर दूसरी आएगी वो कैसे बनाएगी, तीसरी आएगी वो कैसे बनाएगी। हम इसी में उलझे रहते हैं और ये करते करते हमारा कोई एजेंडा लेकर के पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में या और किसी एजिटेशन में हम नहीं जाते। हमारा एजेंडा बनता ही नहीं, दूसरे के एजेंडे पे लगे रहते हैं, डिस्कशन करने में, दिमाग खराब करने में। नहीं ये अच्छा, नहीं वो अच्छा। और बाबा साहब कहते हैं कि यू स्टिक टू योर एजेंडा। आप
सत्ता तक कब पहुंचेंगे? जब आपका एजेंडा सत्ता तक का आपके सामने रहना चाहिए। अगर एजेंडा ही आपका सत्ता पर जाने का नहीं है, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हो, एक ऑफिस में हो, आप क्लास 1 ऑफिसर हो, चाहे आईएएस हो, कुछ भी हो, आप आईपीएस जो भी हो, और रूलिंग पार्टी का ये 20% में से कोई आता है, 10वीं फेल आदमी जिसने 10वीं नहीं कर पाई होगी। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, 10वीं बेशक न कर पाई हो, पर पॉलिटिक्स में तो आपके ऊपर वो आ ही सकता है, लीडर बन के, मंत्री बन के, एमएलए बन के। अब वो आ गया, आकर के 2 थप्पड़ मार गया आपको, क्या करेंगे आप? कुछ कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट होना चाहिए वो करने का। आपका मतलब जितने भी आपके लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, ऑफिस में, सर्विस सेक्टर में, होना चाहिए कि भाई हमने हमारे डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर ये माइंडसेट नहीं है तो जूते खाओ, चप्पल खाओ, थप्पड़ खाओ, गाली खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। आप किसी जानवर को गाली देते रहते हो, वो सूअर घूम रहा है, कुत्ते घूम रहे, गाय घूम रही, भैंस घूम, आप देते रहो गाली, उसे कोई फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? हाँ, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ही नहीं समझता, और वही आप करते हो। तो आपके माइंडसेट में और उनमें क्या अंतर है? ये महार मरे हुए जानवर को ले जाते थे खींच के और फिर खाते थे उसका मांस निकाल के। तो बाबा साहब ने एक क्रिमिनल एक्ट बना दिया महारों के खिलाफ, महार वतन बोलते हैं उसको, जूठन खाने को। ऐसे ही दावत होती थी तो दावत में जो जूठन बचती थी वो ले जाते थे, वो खाते थे। तो बाबा साहब ने, अगर कोई महार जूठन खाएगा, वतन खाएगा, तो उसको 3 साल की कड़ी सजा होगी, जेल होगी। आप कर सकते क्या ऐसा? है? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं समझते। आदमी और जूठन खाने वाले कुत्ते में क्या अंतर होता है आप नहीं समझते ये बात, लेकिन बाबा साहब तो समझते थे ना। अब वो महार इकट्ठे होके बाबा साहब के पास गए, अरे तूने हमारा खाना बंद करा दिया, इसका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट किया? हम खाएं क्या? भूखे मर जाएं क्या? अगर आपसे ये सवाल करे आपकी कौम ऐसा कानून बनाए तो क्या जवाब देंगे आप? हैं? कुछ जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? देखा कितना मुश्किल है ना। लेकिन जिसने समाज को ले जाना है आगे, वो बड़ा पत्थर दिल होता है। वो ये परवाह नहीं करता कि ये अभी मेरे को गाली गलौज करेंगे, बुरा मानेंगे, क्या बनेंगे, वो चिंता नहीं करता इस बात, क्योंकि वो लीड कर रहा है। लीड करना मतलब फ्यूचर का डायरेक्शन आज डिसाइड करके दे रहा है। आज वो ये नहीं देख रहा कि ये इनको समझ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो तो समझ रहा है ना कि फ्यूचर तो ऐसे ही बनेगा। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की खाने की, न करूँगा, लेकिन जो तुम खा रहे हो वो नहीं खाने दूंगा, क्योंकि ये इंसानों का खाना नहीं है। जो तुम खाते हो ये कुत्तों का खाना है, सूअरों का खाना है, जानवरों का खाना है। और वो शीशा लेके उनका चेहरा दिखाया उनको, और वहाँ उनका जो कुत्ता था उसका चेहरा दिखाया, देखो तुम ऐसे ही हो क्या? नहीं हो। तो ये जूठन खाता है, तुम भी वही खाते हो, इसमें तुम में क्या फ़र्क? और उनको बोला, इतना रुक जाते तो भी ठीक था। जो जूठन खा करके गुजारा कर रहा है उस कौम को बाबा साहब क्या बोलते हैं? 4.5% आबादी, 4.5%, उसको बाबा साहब बोलते हैं, जाओ अपने मकानों की दीवारों पे लिखो
क्या लिखो? हमें इस देश की शासक जमात बनना है, रूलिंग कास्ट बनना है, रूलिंग क्लास बनना है। अब वो ये तो भूल गए भाई साहब कि हमें जूठन खानी है, क्या खानी है। बोलते ये अंबेडकर पागल हो गया, क्या बोलता है शासक बनना है, ये तो बिल्कुल पागल हो गया। अब वो बोलता है ऐसे ही, अब बड़बड़ाए जा रहे, लोग मिलते गए, उनसे बोलते गए, बोले ठीक तो बोल रहा है। किसी ने बोला हाँ पागल हो गया, किसी ने बोला ठीक बोल रहा है। अब वो एक एजेंडा बन गया डिस्कशन का इस वजह से। और एक और एजेंडा बना, हर परिवार से एक आदमी समाज की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। हर फैमिली से एक आदमी, एक मेंबर, लड़का हो लड़की हो कोई चिंता की बात नहीं, समाज की सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। तो वो महाराष्ट्र में आज भी वो सिस्टम है, इसलिए वो 7% शेड्यूल कास्ट वो अपना दबदबा पूरे देश में रखती है। बामसेम में क्यों महारों को इतना ज़्यादा इज्जत मिलती है, मैंने बताया आपको। क्योंकि पूरे ऑल इंडिया का जो अफेयर्स है, कार्यक्रम है बामसेब का, उसका 50% से ज़्यादा पैसा महाराष्ट्र से आता है, और वही महार निकाल के देते हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन केवल 4.5%। क्या है, क्या डिफरेंस क्या है बंगाल के शेड्यूल कास्ट की सोच में और महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट की सोच में? एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव सेट है उनका। एक ऑब्जेक्टिव, आज नहीं तो कल हम शासक रूलिंग क्लास बन सकते हैं, इसलिए हमको समाज के लिए करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना करते रहना चाहिए। जो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला है उसको अध्ययन करते रहना चाहिए, समझना चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर सेक्रीफाइस करना चाहिए, समय का भी, टाइम का भी, मनी का भी, माइंड का भी, और टोटल रिसोर्स। बाबा साहब ने कितना बोला? 5% ना। आपको इस देश में अगर इज्जत के साथ जीना है तो टोटल जो रिसोर्सेज है, आपका साधन है, उसका 5% कम से कम लगाओ। आपका टाइम है उसका 5% लगाओ। तो जहां जिस स्टेट में ये चीज़ नहीं आई है वहां परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ही जैसी कंडीशन हिमाचल में, वहाँ केवल शेड्यूल कास्ट 29%। मैं जब वहाँ गया तो मैंने पूछा भाई क्या है, वहाँ सबसे जो ताकतवर जो कास्ट है, ज़्यादा पॉपुलेशन वाली, वो कोरी है। तो मैंने कहा यार 12% चमार जो है यूपी में, वो पूरे देश में रिकॉग्निशन रखता है। 12%, तुम 29% हो यहाँ, जिसमें से केवल कोरी वहाँ जो है 21%। तो वो उनका जो है ना, साहब यहाँ ना ये पहले से इनका दबदबा है ब्राह्मण और राजपूतों का। फिर मैंने कहा वाट, फिर क्या हुआ? उनकी पॉपुलेशन कितनी है? एक की 20% है, एक की 21%। तो तुम्हारी तो 29 है भाई खाली शेड्यूल कास्ट की, और एसटी भी अलग है, ओबीसी भी अलग है। तो तुम सारे इकट्ठे होते हो तो इन दोनों से भारी पड़ते हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, जैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है ठीक है। तो झगड़ा काहे का? अभी प्राइवेटाइजेशन का काहे को झगड़ा है? जब आपको जूठन ही खाने के औकात में रहना है, ये काहे को दिमाग खराब कर रहे भाई? प्राइवेटाइज जो देखिए, जो शासन में रहेगा, जो पावर में रहेगा, पॉलिसी तो वही बनाएगा ना। तो वो जो शासन में है वो पॉलिसी बना रहा है, आप शासन में रहना नहीं चाहते और पॉलिसी क्रिटिसाइज करना चाहते हो। क्या मजाक है? किसके साथ मजाक कर रहे हैं? अपने साथ कर रहे हैं, देश के साथ कर रहे, किसके कर रहे हैं आप? आप पॉलिसी मेकर नहीं बनना चाहते, है कि नहीं? पॉलिसी क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। अच्छा, आदमी का क्या होता है, एक आदत पड़ जाए ना खाली क्रिटिसाइज करने की, जैसे हमारी पड़ी हुई है, हम अपने एजेंडे पे दूसरे को मजबूर नहीं करते बहस करने के लिए।
दूसरे का एजेंडा वो हम बहस का मुद्दा बना देते हैं। दूसरे ने कोई मुद्दा छेड़ दिया, इशू छेड़ दिया, कोई इंसिडेंट हो गया, हम लग जाते उसके पीछे, क्रिटिसाइज, एजिटेशन, ये वो। हमारा अपना एजेंडा नहीं है जिसको दूसरे के ऊपर हम मजबूर करें कि ये अभी डिस्कशन करें हमारे एजेंडे। तो आप रूलिंग क्लास कैसे बनोगे भाई? ये सोसाइटी को इस लेवल पर तैयार करना, ये किसका काम है? इंटेलेक्चुअल आदमी का, जो समझता है इसको। इंटेलेक्चुअल कैन डायरेक्ट द सोसाइटी, ओनली इंटेलेक्चुअल क्लास। वो बाबा साहब ने बोला भी है, इंटेलेक्चुअल क्लास किसी भी सोसाइटी का, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ ए सोसाइटी इज द लीडिंग क्लास ऑफ द सोसाइटी। वो जैसा चलता है सोसाइटी उसके पीछे पीछे चलती है। अब वेस्ट बंगाल का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो SC ST OBC का या खाली SC का, अभी तक उसने डिसाइड ही नहीं किया कि किधर जाना है, किस एजेंडे पर सोसाइटी को ले जाना है। तो इसलिए वो सोसाइटी को लीड नहीं कर पा रहा। तो बाबा साहब को मानता है। मैंने देखा कि यहाँ शेड्यूल कास्ट बाबा साहब को बहुत मानता है। वो कैसा मानता है भाई? क्या मानता क्या है बाबा साहब को? कौन सी चीज मानता है बाबा साहब की? कौन सी बात मानता है? वो बाबा साहब ने एक कहा, भाई अब फ्यूचर में आपको रूलिंग क्लास बनना है, गवर्निंग क्लास बनना है, उसका एजेंडा है क्या? नहीं है। तो बाबा साहब को फिर मानता किस ढंग से है? मतलब जो बाबा साहब नहीं बोलते हैं वो माइंडसेट बनाता, फिर भी बोलता है मैं बाबा साहब को मानता हूँ। तो भाई इस आप खुद को तो बना ही रहे हो, जो कुछ बाबा साहब की भी ऐसी तैसी जो है ना बेइज्जती कर जा रहे हो आप। चलो उस लाइन पे। अब ये कौन तैयार करे इसको? ये जो सोसाइटी को इस लेवल पे, इस डायरेक्शन पे ले जाना है, रूलिंग क्लास बनाने की, गवर्निंग क्लास बनाने की, उसके लिए सोसाइटी को बहुत मंथन, ये ना दिमाग को क्या करना, ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो इंटेलेक्चुअल क्लास का काम है। तो इंटेलेक्चुअल क्लास को ऑर्गेनाइज करके, उसको इस एजेंडे पर तैयार करके सोसाइटी में जाना और फिर सोसाइटी को तैयार करना, ये बामसेब का काम है। इसलिए बामसेब को पैदा किया गया कि ये जो काम है नॉन पॉलिटिकल रूट्स लगाने का, नॉन पॉलिटिकल रूट्स डेवलप करने का, नॉन पॉलिटिकल रूट्स स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, लगाओ, फिर इनको विस्तार दो, एक्सटेंशन करो, फैलाओ और उनको मजबूत करो। ये करने के लिए बामसेब को पैदा किया गया। और आप में से अगर मेरी तरह 60+ के हो गए हो, आपका कितना हो गया? 58। अच्छा, हाँ फिर तो हाँ थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा नहीं। तो जो 60 वाले हैं, 60+ वाले हैं, आप बामसेब ने 78 से फॉर्मल काम करना शुरू किया, 73 से अंडरग्राउंड काम किया। प्रेगनेंसी पीरियड था बामसेब का, वो गर्भावस्था, कि हम गवर्निंग क्लास बनाने के लिए आंदोलन चला सकते हैं कि नहीं, सक्सेसफुल आंदोलन चला सकते कि नहीं। इसका 5 साल मंथन किया, लोगों में डिस्कशन किया। बंगाल भी उसमें से एक है, पर वो लोग कहाँ गए मुझे पता नहीं। और वो 1 लाख इंटेलेक्चुअल लोग जब तैयार हो गए कि नहीं हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते, मतलब ये जो SC ST OBC है, तब OBC नहीं बना था 78 में, तो ये शूद्रों में सारा एक कुनवा है। ये आपको मालूम है 4 ही कास्ट बनाई ब्राह्मणों ने। हिंदुइज्म के नाम पर कितनी कास्ट बनाई हैं? 4 ही बनाई ना। ऋग्वेद का अगर आपने 10वां मंडल 90वां सूक्त अगर पढ़ा हो और श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, तो आपको स्पष्ट होगा 4 ही कास्ट बनाई। अच्छा, कास्ट बनाई यहीं तक नहीं है मामला साहब, उनका काम क्या होगा तय कर दिया। क्या काम होगा? ब्राह्मण का काम होगा अपना भाई तो धर्म कर्म का काम कर, सबको आशीर्वाद दे, बात खत्म हो गई।
ठीक है। क्षत्रिय को क्या कहा, भाई तेरा काम है सबकी सुरक्षा कर, सुरक्षा कर भाई, इसलिए तू अपना हथियार चलाना से। बनिया को बना दिया कि तू अपना व्यापार करता रहे, खेती बाड़ी भी उसी का काम था, और बाकी सेवा। अब ये तीनों का पॉपुलेशन कितना है? बंगाल में 20% है, ठीक है। ऑल इंडिया में कितना है? 15% है। सेवा का मतलब क्या है? नौकरी। सेवा का मतलब क्या है? सर्विस का मतलब एम्प्लॉयमेंट। अब वो सेवा सर्विस गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, भाई सेवा तो सेवा ही है ना। नौकरी है वो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, आप सेवा कर रहे हैं। तो ये सारा जो एम्प्लॉयमेंट का काम है, सर्विस देने का जो काम है, नौकरी करने का काम है, वो किसका है? शूद्र का है ना, चौथी कास्ट का दिया ना। तो बाकी तीन को क्यों आना चाहिए फिर इधर? इसका मतलब अगर बाकी तीन इधर आ रहे तो वो अपनी जो धर्म की व्यवस्था है उसके खिलाफ काम कर रहे कि नहीं? हम ये सवाल करते हैं क्या फील्ड में? हाँ, नहीं करते बात ना। अगर करेंगे तो क्या होगा? नहीं, संघर्ष कौन करेगा 85% से? ये तो मंडल रिपोर्ट के टाइम हमने देख लिया ना, जब सड़कों पे निकले किसी की हिम्मत नहीं थी सामने आने की, किसी की नहीं। कोई आया मंडल रिपोर्ट के सामने जब सड़कों पे निकले? आप ये 60% बंगाल में निकल के देख लो, मैं गारंटी से आज लिख के दे सकता हूँ, कोई आ जाए आपके सामने। ये जैसे निजीकरण का है ना, ये क्या है? रिजर्वेशन का खात्मा ही है ना। आप इसी को लेके 60% निकल लो बंगाल की सड़कों पे, एक सिंगल भी किसी एरिया में आ जाए आपके सामने, एक भी नहीं आएगा कहीं पर भी। आप निकलो तो सही ना, निकलते नहीं, सोचते रहते हैं तो सोचते ही रहते फिर। तो ये जो हालात है नॉन पॉलिटिकल रूट्स तैयार करने की, इसका जिम्मा बाम साहेब के पास है। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मिशन क्या है? इस वर्ग को, जो क्लास है हमारी, जिसको अभी हमने शूद्र क्लास बोला, ये इस देश की एबोरिजिनल रेस है, मूल निवासी नस्ल है। इसको समझने के लिए हूवर दी सूत्रास पढ़ लें आप बाबा साहब की। और ये जो शेड्यूल कास्ट है, ये कौन लोग हैं? हाँ हाँ, अनटचेबल कौन है ये? अनटचेबल कहाँ से आया ये? अनटचेबल कहाँ से आया? कास्ट के बाहर से आया है जी। चारों वर्णों से बाहर हैं। ये बुद्धिस्ट लोग हैं। ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल कास्ट है, आज की तारीख में जितना परसेंटेज है, ये 1911 की जनगणना में जितना था उसका 1/3 है। 1911 की जो सेंसस थी, जनगणना थी, उसमें टोटल हिंदू का 40% अनटचेबल था। 40%। अभी कितना है? 15%। तो बाकी किधर गया? बाकी किधर गया? हैं? बाकी हिंदू तो बन गया, हिंदू तो ये भी है जो लिस्ट में है, पर गया कहाँ? वो अभी मंडल रिपोर्ट में आया, वो ओबीसी की लिस्ट में। तो ओबीसी में जो लिस्ट है उसका मोर देन 50% ओबीसी वो है जो 1936 में ही शेड्यूल में आ जाना चाहिए था। तो ये जो 40% शेड्यूल कास्ट अनटचेबल जो था 1911 में, ये बुद्धिस्ट लोग हैं। और क्योंकि ये बुद्धिस्ट हैं और ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट हैं, इसलिए ब्राह्मण्स ने इनके अगेंस्ट सत्ता हाथ में आने के बाद इनके अगेंस्ट हैट्रेड क्रिएट की, बौद्धों के अगेंस्ट में। तो वो हैट्रेड जो क्रिएट की,
और फिर पुष्यमित्र शुंग ने इनके खिलाफ में एट्रोसिटी शुरू की, आपको मालूम है एट्रोसिटी शुरू की। तो उसमें जो बुद्धिज्म को छोड़ गया वो टचेबल बन गया। तो टचेबल आज ओबीसी में 50% वो टचेबल है, बाकी जो अनटचेबल है 26.6%, मतलब 27% आउट ऑफ 52 वो अनटचेबल में से है और बाकी टचेबल में। तो ये पूरा का पूरा ये बौद्धों में से ये बुद्धिस्ट ब्लॉक है, पूरा जो ब्लॉक है ये पॉपुलेशन है, ये बौद्धों की पॉपुलेशन है। हम ये बात करते नहीं फील्ड में, हम स्टेज से भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमको मालूम ही नहीं है ये सारी जानकारी। और इसी तरह कास्ट की जानकारी, कास्ट कहाँ से आई? कास्ट का किसने पैदा की? बाबा साहब ने लिखा है ना कास्ट पे, कहाँ से आई, कैसे आई, कैसे डेवलप हुई और कैसे ये खत्म होगी, लिखा है ना फर्स्ट वॉल्यूम। तो कहाँ से आई कास्ट, किसने पैदा की? बाबा साहब ने कहा ये ब्राह्मण्स ने पैदा की, और ये बाहर से आई, मतलब ब्राह्मण बाहर से आया है। अब ये चीज़ सोसाइटी अगर ये सारी चीज़ों को समझ लेगी तो एजेंडा सेट हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, और फिर सोसाइटी की जितनी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ है, पॉलिटिकल हो, सोशल, इकोनॉमिक, वो फिर उस एजेंडे पर, उस डायरेक्शन में वो आपकी चलेंगी सारी की सारी। और वैसा ही हमारा माइंड सेट बनेगा, हमारा थॉट बनेगा, हमारा माइंड डेवलप होगा। वो काम करने के लिए बामसेब की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनी है। बामसेब को इस काम के लिए तैयार किया गया, इसको पैदा किया गया, और इसके लिए जो भी डिसिप्लिन चाहिए, जितनी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, जितना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए, वो सारी प्लानिंग बामसेब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट ओनली फॉर बामसेब ऑर्गेनाइजेशन, केवल बामसेब ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, एंटायर मूवमेंट, एंटायर मूवमेंट। ये जो 6000 कास्ट बनती है SC ST OBC मिला के, इनको कैसे रीऑर्गेनाइज करके एक रूलिंग कास्ट बनाना है, इसकी एंटायर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजी, ये सारा का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बामसेब के ऊपर है। और बाकी जो ऑफशूट्स वगैरह हैं वो फील्ड स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए वो हम करते रहते हैं। तो ये जो कन्वेंशंस हैं जब शुरू किए गए थे, नेशनल कन्वेंशन, स्टेट कन्वेंशन, डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशंस, तो ये रिव्यू करने के लिए शुरू किए गए थे। हम जो साल भर एक्टिविटी करते हैं उसका हमको रिव्यू करना चाहिए और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करनी चाहिए। साथ में जो इस बीच में कुछ ऐसे जो बड़े मुद्दे इश्यूज आते हैं उन पर भी एनालिसिस करके कार्यकर्ताओं को, मेंबर्स को एक डायरेक्शन देनी चाहिए। तो उस दिशा में ये स्टेट कन्वेंशंस, नेशनल कन्वेंशंस और डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशंस वो ऑर्गेनाइज होते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके बाद में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो वो ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये अधिवेशन आपको काफ़ी मदद करेगा और आप इससे चार्ज होकर के, इससे तैयार होकर के ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम पूरे वेस्ट बंगाल में करेंगे। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, आप डरते क्यों हैं? मुझे बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिला, बंगाल में बड़ा डरते लोग, क्या हो जाएगा? मैंने वो जो शुरू में आपको बताया था ना जेल भरो आंदोलन का, वो कांसीराम जी ने ऐसा डर हमारा निकाला, हम ये पूछते रहते थे साहब जेल भरो कब शुरू करना है। बड़ा मज़ा आता है साहब उसमें। अब जेल में आप गए, यहाँ से विचारधारा लेके जा रहे हैं ना, अब किसी जेल में मान लीजिए 5000 कैदी हैं वहाँ अंदर, अब वो मेजॉरिटी किसकी होगी? हमारी होगी। तो वहाँ जाके बना दो उनको। अरे आप कौन से राजे महाराजे यार जो आपकी बेइज्जती हो जाएगी जेल जाने में। अगर आप अधिकारों की खातिर, समाज की खातिर जेल जा रहे, का नाक कट रही क्या हमारी? खुशी का बात है। तो डरना फिर डरना किस लिए है? कोई और कारण है डरने का? बताइए। आपको एक मारा, आपने 4 जड़ दिए, उसमें क्या होगा? उसको भी, वो आपको भी, दोनों पे
123 का ही केस बनेगा ना, 151 वगैरह, मारपीट का केस बनेगा। थप्पड़ आपने मारा, थप्पड़ उसने मारा, चल यार दोनों वहाँ भी मारपीट करेंगे। अपना निकला, अरे यार खाम का साले अपने में ही भिड़ गए, चलो वापस ले लेते हैं। नहीं है तो चल जेल में भी यही करते, 15-50 मूल निवासी हैं, वहाँ जितने हैं उनको भी बना देते हैं और उनसे भी कहेंगे जेल से बाहर निकल के यही करना। हाँ, बढ़िया मौका है, एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे आपको। खाना खाओ ट्रेनिंग, काम करो ट्रेनिंग, चर्चा करो ट्रेनिंग, असेंबली हो ट्रेनिंग, होती है ना। हाँ, छोड़ना नहीं है कोई भी मौका जो है। तो फिर डरना किस बात का है? एक ही डर होता है जेल जाने का, क्यों डरने की? तो इसलिए ये यहाँ से आप तैयार होकर के आप ये जो वामसेव की भूमिका है, पूरा जो आंदोलन है, इसको समझते हुए आप बिना डरे, बिना झिझके और अपने एजेंडे की क्लैरिटी के साथ, अपने मकसद की क्लैरिटी के साथ पूरे बंगाल में संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। मैं ये उम्मीद आपसे करता हूँ, आपकी भी ज़रूरत है, बंगाल की, देश की भी ज़रूरत है। और पूरे आंदोलन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों में डालो कि अगर हमको रूलिंग क्लास बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेक्रीफाइस करना वाला बनना चाहिए, कंट्रीब्यूट करने वाला बनना चाहिए। मैं इसके साथ ये जो उद्घाटन सत्र है इसको यहाँ समाप्त घोषित करता हूँ। आगे का कार्यक्रम ये बौद्ध जी आपको बताएंगे या अपने जो जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।